वेलकम बैक गाइस, पार्ट 19। गाइस, वीडियो कैसी चल रही है बता दो, नहीं तो आलू खिला दूंगा। सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दो। तो लास्ट एपिसोड खत्म हुई थी जब शिसुई ने उचिहा क्लैन के बारे में पूछा। तो शुरू करते हैं पार्ट 19। उससे पहले जिसने पार्ट 18 नहीं देखा वो जाकर देख लो, वीडियो मिल जाएगा चैनल में। जब उसे पता चला कि नारुतो ने दांजो के हाथों से अपनी आंख वापस हासिल की तो शिसुई हैरान रह गया। उसने पूछा, तो क्या दांजो ने तुम्हें इसके लिए पीछा नहीं किया? नारुतो मुस्कुराया और सिर हिलाया। किया था, लेकिन अब दांजो का अंत हो चुका है। ये सुनकर शिसुई और भी चौंक गया। लगता है मेरे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है, उसने कहा। फिर उसने पूछा, अब गांव और तीसरे होकागे की क्या स्थिति है? जब दांजो जैसा अंधेरे में काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहा तो क्या उचिहा कबीला और कोनोहा के बीच आखिरकार शांति स्थापित हो गई? इताची उसके सवालों पर झिझक गया, 2 कदम पीछे हट गया और घबराकर गला साफ किया। ओरोचिमारू जो पास खड़ा सब देख रहा था, उसकी यह घबराहट देखकर हल्का सा मुस्कुराया। फिर इताची ने शर्मिंदा होकर शिसुई से माफी मांगी। मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि तीसरे होकागे की हत्या ओरोचिमारू ने की और उचिहा कबीले का सफाया खुद उसी ने किया था। ये सुनकर शिसुई की आंखें चौड़ी रह गईं। सदमे के बीच उसकी मंगेकियों शारीनग्न अपने आप सक्रिय हो गई। उसने गुस्से में इताची के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। मैंने तुमसे कहा था गांव की रक्षा करो, उचिहा कबीले की रक्षा करो, लेकिन तुमने तो पूरे कबीले का सफाया कर दिया। नारुतो ने बीच में आकर शिसुई को शांत करने की कोशिश की, पर इताची ने उसे रोक दिया। ये हमारा उचिहा परिवार का मामला है। इताची ने उस रात की यादों को हमेशा अपने अंदर दबा रखा था, लेकिन आज जब कोई अपने कबीले का सदस्य उसके सामने उसके गुनाहों का सामना करा रहा था तो उसके दिल में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। असल में शिसुई का मकसद ही यही था कि इताची अपने अतीत से मुक्त हो सके। पहाड़ी से कूदने से पहले ही शिसुई को एहसास था कि उचिहा और गांव के बीच अब टकराव टालना नामुमकिन है। वो खुद असहाय था, उस संघर्ष को रोक नहीं पाया और अंततः सब कुछ इताची पर छोड़ गया। उसने जमीन पर पड़े इताची को देखा। आंखों में दर्द था। एक तरफ गांव था और दूसरी तरफ अपना खून। तुम जैसे दयालु इंसान के लिए यह फैसला कितना दर्दनाक रहा होगा। ये सोचकर शिसुई की आंखों से आंसू बह निकले। वो झुककर इताची को उठाता है और कहता है, मुझे माफ करना, मुझे उस वक्त भागना नहीं चाहिए था। तुम्हें अकेले सब कुछ झेलने देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। ये सब उस नफरत का परिणाम था जो पीढ़ियों से उचिहा और कोनोहा के बीच पलती रही। जब तक दांजो जैसे लोग जिंदा थे, उचिहा का अंत तय था। तुमने जो किया वो भले ही चरम था, लेकिन कम से कम तुमने हमारे कबीले को गद्दार कहलाने से बचा लिया। किसी न किसी मायने में तुमने उचिहा का सम्मान बचाया। शिसुई के ये शब्द जैसे इताची के दिल में एक रोशनी की किरण बनकर उतर गए। सालों से दबा दर्द आखिरकार पिघल गया। दूर खड़ा नारुतो ये दृश्य देखकर हल्का मुस्कुराया। सच कहते हैं, सुनने से देखना कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। शिसुई वाकई एक असाधारण शिनोबी था। एक दोस्त के रूप में उसका सामना, उसका हर सवाल और हर वार इताची के दिल पर गहराई से असर कर रहा था। ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि शिसुई सिर्फ इताची से उसके किए का जवाब मांग रहा है, लेकिन असल में वो उसकी वर्षों से भीतर दबी हुई अपराध बोध की भावना को बाहर निकालने में उसकी मदद कर रहा था। इस वक्त शिसुई ने मुड़कर नारुतो का धन्यवाद किया। उसने कहा, आशा है आने वाले समय में गांव के लिए छिपकर अपना बोझ उठाने वाले इताची जैसे किसी और की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। नारुतो मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, वो दिन जरूर आएगा जब निंजा दुनिया में शांति और एकता होगी। बाद में जब सब अपने अपने घर लौट गए, शिसुई दोबारा इताची के निवास स्थान पर आया। कुछ देर की बातचीत के बाद उसने पूछा, तुम नारुतो के साथ क्यों हो? मेरी याद में तुम हमेशा अपने फैसले खुद लेने वाले व्यक्ति रहे हो। इताची मुस्कुराया और बोला, तुमने भी नारुतो से मिलकर देखा है ना, तो तुम्हारे दिल में जवाब पहले से मौजूद है। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे समझना मुश्किल है। वो शक्ति लोगों को उसकी मदद करने पर मजबूर कर देती है, और हाँ, वो असल में भविष्य से आया हुआ व्यक्ति है। इसके बाद इताची ने शिसुई को बताया कि नारुतो भविष्य से आया है। सारी बात समझने के बाद शिसुई ने फैसला किया कि वो भी नारुतो की टीम में शामिल होगा। दोनों फिर नारुतो के पास लौटे। जब नारुतो को शिसुई के निर्णय का पता चला तो वो खुलकर हंस पड़ा। अब वक्त आ गया है निंजा युद्ध की योजना शुरू करने का। अपने पिछले जन्म के अनुभवों के आधार पर उसे पता था कि ओबिटो की मुख्य शक्ति होगी 1 लाख व्हाइट जेत्सु, एदो टेंसेई की सेना और 7 टेल्ड बीस्ट्स। 1 लाख व्हाइट जेत्सु को वो अपने शैडो क्लोन और निंजा गठबंधन के साथ संभाल सकता था, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा था काबुतो की पुनर्जीवित की हुई सेना। उन्हें हराने का एक ही तरीका था, या तो सील कर दो या फिर काबुतो को हराओ। काबुतो का नाम सुनते ही ओरोचिमारू ने आगे बढ़कर कहा, मुझे अपने उस पुराने शिष्य से हिसाब चुकता करने दो, लेकिन नारुतो ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब वो ओरोचिमारू से आगे बढ़ चुका है। वो खुद को ड्रैगन कहता है। पिछले जन्म में उसे इताची और सासुके ने मिलकर हराया था। इस बार मैं चाहता हूँ कि इताची और शिसुई उसे संभालें। उसने यह भी कहा कि वे काबुतो की जान न लें, क्योंकि उसके हुनर आने वाले समय में बहुत काम आएंगे। अब सबसे बड़ा अनिश्चित तत्व था सासुके। नारुतो बोला, पिछली बार वो हमारा साथी था, हमने साथ मिलकर दुश्मनों का सामना किया, लेकिन इस बार
वही हमारा सबसे मुश्किल प्रतिद्वंदी बन सकता है। सासुके का नाम सुनकर शिशुई ने गहरी सांस ली। समय सच में बहुत कुछ बदल देता है। जब मैं गया था वो तो बस एक मासूम बच्चा था। इताची ने सुझाव दिया, मुझे उसे संभालने दो। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे फिर सही राह पर ला सकता हूँ, और अगर नहीं हुआ तो शिशुई अपने कोटो अमात्सुकामी से उसे काबू कर सकता है। लेकिन नारुतो ने सिर हिलाया। अब का सासुके इतना आसान नहीं है, न शब्दों से बदलेगा न भावनाओं से। सच कहूं तो अब तुम दोनों शायद उसका सामना नहीं कर पाओगे। उसने आगे कहा, ओबिटो जब 7 टेल्ड बीस्ट्स पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा तो संभव है वो सासुके को रिन्नेगन जागृत करने पर मजबूर करे। तुम दोनों काबूतों पर ध्यान दो। सासुके, ओबिटो और बीस्ट्स की जिम्मेदारी मुझ पर और किलर बी पर छोड़ दो। ये सुनकर नागाटो आगे आया और बोला, तो फिर मेरा क्या काम होगा? नारुतो मुस्कुराया, तुम और कोनन मुख्य ठिकाने की रक्षा करोगे। तुम्हारे पास कोनन की वो 6000 विस्फोटक ताबीजें हैं जो किसी भी हमले को रोकने के लिए काफी हैं। कोनन के पास मौजूद वे 6000 विस्फोटक ताबीजें देखकर नारुतो को यकीन था कि ओबिटो कभी भी पीछे से हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। कोनन मुस्कुराई, शिष्य भाई तुम हमेशा की तरह हर बात पर बारीकी से सोचते हो। वे ताबीज तो असल में मैंने उस नकाब पोश के लिए ही तैयार किए थे। अब बात उस रहस्यमयी निंजा युद्ध सम्राट की थी जो संभवतः जल्द ही प्रकट होने वाला था। नारुतो ने फैसला किया, अब समय आ गया है कि सब सच्चाई जानने वाले लोग भी मैदान में उतरें। इसी दौरान एक गुप्त ठिकाने में सासुके लगातार कई दिनों तक अभ्यास करता रहा और अब उसने पूरी तरह रिन्नेगन पर नियंत्रण पा लिया था। उसे लगा कि अब वक्त साफ है, सब कुछ उसके पक्ष में है। वो तुरंत उड़कर जाकर नारुतो को हराना चाहता था। तभी अचानक ओबिटो ने समय स्थान को मोड़ते हुए वहां प्रवेश किया। सासुके ने उसे देखा और व्यंग्य भरी मुस्कान दी। फौरन शिनरा टेंसेई जैसा आकर्षण जादू चलाया। ओबिटो उसके खिंचाव में आ गया, पर जैसे ही दोनों आमने सामने हुए सासुके का वार उसके शरीर से आर पार निकल गया। वो बस भ्रम था। सासुके ने तुरंत कुसानागी तलवार निकाली और पीछे से वार किया, पर ओबिटो ने फिर से अपने शरीर को धुंधला कर लिया। वो उसके हमले से बच गया। गुस्से में ओबिटो बोला, बस करो सासुके, ये जगह मेरा ठिकाना है, यहाँ हद पार मत करो। उसकी डबल कामुई आंखों की ठंडी चमक देखकर सासुके ने आखिरकार हथियार नीचे कर दिया। वो जानता था कि इस वक्त वो और ओबिटो सहयोगी हैं। अब जब रिन्नेगन पर उसका पूरा नियंत्रण था, अगला कदम था गेडो माझो यानी बाहरी दानव प्रतिमा में 7 टेल्ड बीस्ट्स को पूरी तरह नियंत्रित करना। तभी काबूतो की रछाइयों से बाहर आया। उसने कहा, मेरे व्हाइट स्नेक नेटवर्क से पता चला है कि 5 महान देशों की संयुक्त सेना पहले से ही युद्ध के लिए एकत्र हो रही है। ओबिटो ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी, बस कुछ बिखरे हुए सैनिक हैं, उन्हें हराना कोई मुश्किल नहीं। उसने काबूतो को आदेश दिया, अपनी मृतात्मा सेना तैयार रखो और हमारी ओर से जासूसी बढ़ाओ। जैसे ही सासुके 7 बीस्ट्स पर नियंत्रण पाले, हम इस दुनिया को वही दर्द महसूस कराएंगे जो कभी रेन ने सहा था। अगली सुबह नारुतो के साथी सभी ओरोचिमारू की प्रयोगशाला में एकत्र हुए। आने वाले दुश्मन मदारा उचिहा का सामना करने के लिए नारुतो ने फैसला किया कि वो एदो टेंसेई तकनीक से पूर्वज होकागे को वापस बुलाएगा। ओरोचिमारू ने समझदारी से सिर हिलाया और तुरंत जमीन पर एदो टेंसेई के लिए मुहर तैयार की। इसके बाद नारुतो ने पास के इलाके से 4 व्हाइट जेत्सु पकड़े जो पुनर्जन्म अनुष्ठान के लिए माध्यम बनने वाले थे। सब तैयार था। नारुतो ने स्क्रॉल से वे 4 आत्माएं बाहर निकाली जो पहले से सील की गई थीं। जैसे ही ओरोचिमारू ने मंत्र पूरा किया, चारों आत्माएं धीरे धीरे रूप लेने लगीं। सब जानने वाले लोग फिर से जीवित हो गए। पास खड़ा इताची हाशिरामा को देखकर दंग रह गया। यही हैं वो जिन्हें निंजा दुनिया का भगवान कहा जाता है। धीरे धीरे चारों होकागे हाशिरामा, टोबिरामा, हिरुजेन और मिनातो अपनी चेतना वापस पाने लगे। टोबिरामा ने जैसे ही ओरोचिमारू को देखा, गुस्से में कहा, तो फिर से तुमने मेरी तकनीक का दुरुपयोग किया है। कुछ देर बाद चारों होकागे पहले की तरह अपने पुराने दिनों की बातें करने लगे। ये देखकर नारुतो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तो यही हाल सासुके का भी हुआ था जब उसने इन्हें बुलाया था। उसकी हंसी सुनकर सभी पूर्व होकागे उसकी ओर देखने लगे। तीसरे होकागे की आंखें चौड़ी हो गईं। नारुतो, तुम ओरोचिमारू के साथ कैसे? कहीं तुम भी भटक तो नहीं गए? लेकिन जब सबकी नजरें उसकी आंखों पर पड़ी, रिन्नेगन की चमकते गोले, तो पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। हाशिरामा ने गहरी सांस ली और कहा, तो ये हैं वो आंखें, बिल्कुल वैसी ही जैसी कभी 6 पार्ट सेज के पास थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में अपनी आंखों से उस रिन्नेगन को देख रहा है जिसके बारे में वो हमेशा रिसर्च करता आया था। टोबिरामा ने ध्यान से नारुतो के चक्र को महसूस किया। ये एनर्जी बिल्कुल कुशिना जैसी है। लगता है ये भी उजुमाकी क्लान से है। वो बोला, उजुमाकी नारुतो है ना? और लगता है इसमें 9 टेल्स की ताकत भी है। कुछ कुछ मेरे बड़े भाई जैसा है, थोड़ा भोला, लेकिन उस जैसी एनर्जी रखता है। फिर टोबिरामा ने गंभीर लहजे में पूछा, ये रिन्नेगन तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो उजुमाकी क्लान की आंख नहीं है। नारुतो ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ा और मिनाटो की तरफ देखा। मिनाटो अपने बेटे को देखकर बेहद भावुक हो गया। हाशिरामा और टोबिरामा दोनों ने उसकी तरफ देखा। इतनी कम उम्र में ही होकागे बन गया, लेकिन इतनी जल्दी कैसे मर गया? मिनाटो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, 9 टेल्स के अटैक के दौरान उसे रोकने और सील करने में
मेरी जान चली गई। हाशिरामा ने हैरानी से कहा, 9 टेल से मर भी सकते हैं क्या? ये सुनकर मिनाटो थोड़ा असहज होकर सिर खुजाने लगा। इसी दौरान इटाची और शिसुई आगे आए और बड़े प्यार से सारुतोबी थर्ड होकागे को नमस्ते किया। सारुतोबी उन्हें देखकर हैरान रह गया। फौरन ओरोचिमारू पर नाराज हो गया। तुमने तो इन्हें भी रीएनिमेट कर दिया। लेकिन टोबिरामा ने बात काटी, नहीं, ये दोनों जिंदा हैं, असली शरीर के साथ। ओरोचिमारू मुस्कुराया, इतना शॉक्ड मत हो जाइए, अब मुझे इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है। अब तो मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि नारुतो की ये हवा किस दिशा में चलेगी। फिर उसने बताया, इन्हें नारुतो ने अपने रिन्नेगन से वापस जिंदा किया है। सारुतोबी सुनकर दंग रह गया। टोबिरामा ने शिसुई को देखा। उसकी शारिंगन और चाल देखकर उसे अपने पुराने साथी उचिहा कागामी याद आ गई। जब पता चला कि शिसुई कागामी का पोता है तो उसने सिर हिलाते हुए कहा, अब समझ आया, इसमें वो अंधेरा नहीं जो बाकियों में था। फिर उसने पास खड़े इटाची को देखा, वो जिसने पूरे उचिहा क्लैन को खत्म किया था। उसके मन में इटाची के लिए इज्जत और बढ़ गई। तभी नारुतो ने कहा, ठीक है, अब पुरानी बातें यहीं तक, अब असली मुद्दे पर आते हैं। उसने छोटा सा इंट्रो दिया और बोला, मैंने आप सब होकागे को बुलाया है 2 वजहों से। पहली, आने वाली 4th ग्रेट निंजा वॉर में मेरी मदद के लिए। ये सुनते ही हाशिरामा ने कहा, हर दौर में लड़ाई से बचा ही नहीं जा सकता। जैसे ही उन्हें पता चला कि इस सब के पीछे उचिहा मदारा है, हाशिरामा और टोबिरामा तुरंत गंभीर हो गए। और जब ओबितो का नाम आया, मिनाटो और सारुतोबी दोनों हक्के बक्के रह गए। नारुतो ने कहा, मदारा से लड़ने की जिम्मेदारी हाशिरामा सामा की होगी, बाकी सब मिलकर ओबितो और जेत्सु का सामना करेंगे। हाशिरामा ने खुशी से हामी भरी। पुराने दोस्त से फिर मिलने का मौका मिला है, थोड़ा एक्साइटेड तो हूँ। और फिर नारुतो ने कहा, दूसरी वजह वो मैं निंजा वॉर खत्म होने के बाद बताऊंगा। तो यहीं तक था पार्ट 19 गाइस। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट में बता दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।